स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अशोक अज्ञानी जी। सर, अभी आप जंतर मंतर पे है, आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। क्या मांगे सर, किस बात को लेकर आप लोग यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये एक अलग संगठन है बीएमएस भारतीय मजदूर संघ। ये अपना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें निजीकरण के विरोध का ये लिखा हुआ है और मैं भी जंतर मंतर पे आया हूँ अपने अलग अलग काम के लिए। तो आप इनका समर्थन नहीं कर रहे सर? नहीं, ये ट्रेड यूनियन है, इसमें हमारी तो सीटू है, लाल झंडे वाली सीटू है। और वो जब प्रोग्राम हम तो लगातार लड़ रहे हैं निजीकरण के विरुद्ध, लेकिन उसके अलावा भी हम अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार के सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन हमें ये कहा कि भाई कोई भी डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक सरकार नीतियां नहीं बदलेगी। और ये जो निजीकरण हो रहा है, ये 1992 की नई आर्थिक नीतियां जो आई थी, उस समय की कांग्रेस सरकार लाई थी, जब तक वो नीतियां नहीं बदली जाएंगी, जब तक कोई भी काम ये निजीकरण रुकने वाला नहीं है। तो हमने भारत सरकार से इसी जंतर मंतर पे 14 मई को और हमने 25 सितंबर को हमने ये कहा सरकार को कि भाई आप रुकने वाले तो नहीं, बेचोगे सारी इसको। और हमारा SC ST का जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल, उसका फंडामेंटल राइट का 16(4) आर्टिकल 16(4) का हिस्सा जो मूल अधिकार है। और आपने निजीकरण करके जो कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले हमला बोला था हमारे रिजर्वेशन के ऊपर, तो रिजर्वेशन से खत्म हो रहा है और हो चुका है तकरीबन बहुत सारा। तो हम ये कह रहे हैं जो बचा कुचा भाई उसको ही बेच दो, क्यों बचा रखा उसको ही बेच दो। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल राइट का हिस्सा 16(4) का SC ST का जो 22.5%, वो भी 22.5% आपने तय किया है, जबकि हमारी जो आबादी है वो कम से कम 30% से ऊपर है। तो फिर भी हम कह रहे हैं कि 22.5% जो आपने तय किया है, हमें हमारा हिस्सा हमें दे दो। और जिसमें कि हमारा जो टोटल जो पैसा इससे बिके, सारी सरकारी संस्थान जो बेची हैं 1992 से अब तक वो, और जो बची रह गई उनको बेचोगे वो, उसमें 22.5% कैश भी दे दो ब्याज लगा करके, प्लस 22.5% हमें शिक्षण संस्थान दे दो, हम खुद चलाएंगे। 22.5% रेल का हिस्सा दे दो, 22.5% बैंक दे दो, हमें जहाज दे दो, सारी हमें 22.5% दे दो और तुम अपने हिस्से का बेच दो और हमारा दे तो रहे, जो निजीकरण कर रहे तो दे ही तो रहे प्राइवेट सेक्टर में। नहीं, लालाओं को दे रहे हैं ना। हम कह रहे हैं SC ST का हमारा भी तो हिस्सा है ना 22.5%। और जो हमारा रिजर्वेशन है वो ऐसे ही नहीं है, वो मूल अधिकार का हिस्सा, फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। आपको अक्षम मानते कि आप कर ही नहीं पाएंगे, तो कैसे दे देंगे सर? नहीं, अक्षम होते तो हमारे बाप ने संविधान लिखा है इस देश का, तुम्हारी हिम्मत थी तो तुम लिख लेते ना। आज उस संविधान को तुम्हें पार नहीं पा रहे हो, तुम तोड़ने के चक्कर में हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा घुसे कहां से निकले कहां से। तो बाबा साहब ने, हमने तो अपनी एबिलिटी योग्यता बता दी ना। हमने बता दिया 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान दे करके, वो हमारे बाप ने लिखा है। अगर हम अयोग्य होते, अक्षम होते, तो इस देश का संविधान, जो इस देश का संविधान से चल रहा है सिस्टम, वो थोड़ी ना बना पाता हमारा आदमी। इनके तमाम लोग आए लेकिन सब फेल हो गए। फिर हार करके इन्होंने बाबा साहब को बुलाया और उन्होंने लिखा संविधान। ये पूरा इतिहास है। तो जब हम संविधान लिख सकते हैं और जब हम इस देश को चला रहे हैं, इस देश के तमाम जिन्हें 22.5% डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तमाम है, वो वकील हैं, और हमारे इस देश में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग हैं, काम कर रहे हैं, और उन्हीं के बल पे चल रहा है। क्योंकि इनके तो भ्रष्ट हैं, सारे लूट लाट करके सारे माल भाग्य विदेश सारे चले गए। निजीकरण से क्या दिक्कत है? मोदी जी कह रहे थे कि देश का अर्थव्यवस्था सुधरेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, और आप लोग को जो निजीकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये झूठा प्रचार है। जब पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी क्षेत्र में कोई कंपनी होती है, तो उसमें एक तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है, क्योंकि वो किसी लाला के घर में नहीं जाना, सरकारी है, और उसको जो वहां पर काम करने वाली वर्क फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा भर्ती किए जाते हैं, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और फिर वहां पर टेम्परेरी वगैरह दुनिया भर का काम मिलता है। और दूसरा जो वेजेस है बहुत हेल्थी मिलती है, और वो महंगाई के आधार पर मिलती है। और दूसरी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं हो गई, और दूसरी सुविधाएं हो गई, पेंशन हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गए, तमाम हो गई, ये चीजें हो गई, और ग्रेजुटी हो गई, तमाम मतलब चीजें मिलती हैं, बिल्कुल है ना। मरने तक पूरी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का लाला है, ये अनुभव है इस बात का कि वो अगर 10 आदमियों का काम है तो 2 आदमी से करवाता है, 8 आदमी को नौकरी नहीं देता। और प्लस जो 50,000 की तनख्वाह है वो कितनी देगा? 5,000, 7,000, 8,000 रुपए। और जो सरकारी क्षेत्र में 8 घंटे काम करने हैं, वो कितने करवाएगा? 12 घंटे, 14 घंटे काम कराएगा, कोई छुट्टी नहीं देगा, शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, गालियां देगा, अपमान करेगा, और उसके खिलाफ हम पुलिस में, कोर्ट में, लेबर कोर्ट कहीं जाएंगे तो वहां घूस खिला करके वो हमारे खिलाफ वो करवा देगा वर्करों के। तो इसीलिए ये सब एक्सपीरियंसेस है। अभी परसों नर्सों में उनका बयान सुन रहा था कि
किसी ठेकेदारी के ऊपर वो कह रहे थे कि भाई ये अधिकार ये बीजेपी के लीडर थे कि भाई ये जो आउटसोर्स है इसमें अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुल गिरा है ना, पुल गिरा है जो मोरबी का, उस पुल से अब आउटसोर्स करके आप जिसको देते हो वो अपना शेयर रख करके सब कॉन्ट्रैक्टर्स को आगे देते रहते हैं। इसी तरह जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, ठेकेदारी में है, जिसको ठेका मिला वो नहीं कर रहा है, वो फिर आगे सब कॉन्ट्रैक्टर वो कर रहा है। पूरे गैर कानूनी काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, मजदूरों की तकलीफ बढ़ रही है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेटाइजेशन है और जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ये गुलामी, मजदूरों की गुलामी का वो है। आज जो ये जो अपना बीएमएस है, ये आरएसएस बीजेपी का भी फ्रंट है, उनसे जुड़े हुए हैं। आज इनको करना पड़ा ना, क्योंकि नीचे मजदूर कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि भाई हम क्या करें, कहाँ जाएं। जो 50,000 पगार मिलनी थी हमें 5,000 6,000 मिल रही है। शोषण हो रहा है, व्यापक स्तर पे हो रहा है। तो जो सरकारी क्षेत्र है वो समाज को देता है, बड़े स्तर पे देता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है, लाला है, वो तो लेगा, उसको तो मुनाफा चाहिए। तो इसीलिए ये तमाम ये सरकार जो काम कर रही है, निजीकरण जो 1992 से शुरू हुआ, और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं। इस समय खाली बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी ने, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने खूब बेचा, उसके बाद ये लाला, मायावी लाला दिल्ली में आ गया, इसने भी बेचा, और दूसरी राज्य सरकारों ने भी बेचे। ऐसा नहीं है, चाहे एसपी की सरकार रही हो, बीएसपी की रही हो, चाहे वो आरजेडी की रही हो, किसी की रही हो, सबने उन नीतियों को फॉलो किया। चाहे ममता बनर्जी की रही हो, चाहे शिवसेना की रही हो, चाहे अपने उनकी रही हो एनसीपी की, सबने निजीकरण का खूब आनंद उठाया, खूब बेची है सरकारी संस्थान। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही सरकार बेच रही है। तो अब सारी पार्टियां इसमें शामिल है, malaइयां चाट रही हैं, लेकिन जब इस जनता मजदूर लड़ रहा है तो मजदूर को वादा था अच्छे दिन का, लेकिन जो आज उनके जो सहयोगी संगठन है वो भी प्रदर्शन कर रही है, आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं सर। देखिए यही तो बात है ना, जब उनके सहयोगी जिन्होंने उनको बनाया, उनके समर्थन में थे, आज अगर उनकी उन नीतियों को, देश को बेचने की नीतियों के विरुद्ध अगर यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हैं और आए हैं भारी तादाद में, तो इसका मतलब कि अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात है। जो पुराने हमारे दिन, खराब दिन भी थे, वो भी और खराब में बदल गए। हमारे वो खराब ही दिन लौटा दो भाई, उसमें कम से कम हमारी पक्की नौकरियां तो थी, उसमें हमारी पेंशन, ग्रेजुटी, सारी चीजें थी, बोनस तो मिलता था। उस समय हमें विरोध करने का अधिकार था, उस समय हमें कोर्ट कचहरियां थी। अब देखो सबसे बड़ा खतरा इसमें इनके सहयोगी संगठन, इन्होंने चलो निजीकरण पर भी आए तो सही, जबकि ये जॉइंट उनमें प्रोग्रामों में भी नहीं आते थे। चलो आज शुरुआत तो करी, लेकिन इसमें अगर लगे हाथों जो 4 लेबर कोर्ट है, मजदूर वर्ग के जो गुलामी का कानून ये लेके आ रहे हैं, 25 लेबर कानूनों को खत्म करके ये 4 लेबर कोर्ट ला रहे हैं, मजदूरों की गुलामी का वो लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल इसमें वो लागू कर देंगे, बना के तैयार रखा हुआ और अनऑफिशियली लागू भी कर दिया है। तो उसके भी विरुद्ध अगर एक लाइन लिखी होती तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि बार बार रोज रोज प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। अगर उस ज्ञापन में उसके विरुद्ध भी लिखा होता, क्योंकि ट्रेड यूनियन संगठन है, तो और अच्छा होता और बेहतर होता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अशोक अज्ञानी जी, जिनसे अभी बात हम कर रहे थे निजीकरण को लेकर। तो आप भी क्या सोचते हैं इन बातों से, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।